हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड गौरव मौर्य जी हैं, जिनके बारे में आपको मैंने बताया था पहले भी कि वो हमसे मिलेंगे, अपना कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम हैं उनको क्रैक किया और अभी वो भाभा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जॉब कर रहे हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर मोमेंट पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें हमारी लैक कर रही हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकते हैं। जब भी हमें डिमोटिवेशन होता है तो हम क्या चीजें होती हैं जो मोटिवेट कर सकती है हमको, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी, और थैंक यू हमसे जुड़ने सो के मच। लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू थैंक हाँ, सबसे पहले मैं गौरव जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। और आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि पहले बहुत दिनों बाद मिले थे हम और अभी समहाउ हमारी आपसे बात हुई, फिर आपने बताया कि चलो हाँ करते हैं। चलिए, फर्स्टली मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में, कि कहाँ से आपने पढ़ाई की है और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही है। तो मैं अपनी क्वालिफिकेशंस अपने बीटेक से स्टार्ट करता हूँ। जी मेरी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मैंने केएनआईटी सुल्तानपुर, जो कि एक यूपी स्टेट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, जी वहाँ जी से जी। अपना बीटेक कंप्लीट किया 2011 टू 2015। ओके। ओके। फिर मैंने गेट 2015 के थ्रू आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया, जी जी। एमटेक इन एनवायरनमेंट। 2017 में जब एमटेक मैंने कंप्लीट किया तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो मैं रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जा सकता था या हाँ। फिर से कॉम्पिटिशन्स में कूद सकता था। हम्म। तो आई प्रेफर्ड चूजिंग इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि रिसर्च में सबका इंक्लिनेशन हो सकता है हाँ जिसका भी, हाँ। पर मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च ओरिएंटेड नहीं था, तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चूज़ किया। नहीं ठीक। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चूज़ करने के बाद, बीटेक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि गेट, हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी, जेईई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो सभी में मैंने सारे एग्जाम्स में अपीयर हुआ मैं। तो हम्म। काफ़ी सारी जगहों पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ, जिसमें फाइनली मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड पोस्ट ही मेरा टॉप प्रायोरिटी था, जिसमें मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इंटरव्यू क्वालिफाई किया 2018 में। हम्म। और फाइनली मैंने एज अ साइंटिफिक ऑफिसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया और अभी मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। अच्छा। नहीं, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब किसी को बताते हैं तो कहते हैं साइंटिस्ट हैं। नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है सो सुनने में। कॉल्ड साइंटिस्ट, बट एक्चुअली सब काम इंजीनियरिंग ओरिएंटेड ही है। अच्छा, अच्छा। बट आपका इंजीनियरिंग बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो यू विल बी कॉल्ड अ साइंटिस्ट। हाँ, और सर अब मैं आपसे जो बात करूँगा गौरव जी, वो एसएससी जेईई के लिए बात करूँगा, क्योंकि हम पे जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो एसएससी जेईई के काफ़ी पढ़ने आते हैं। तो बच्चों का ये हुँ। डाउट होता है, सर सीपीडब्ल्यूडी यदि मुझे क्रैक करना है, सीपीडब्ल्यूडी में मुझे जॉब चाहिए, तो मैं क्या करूँ? जैसे आपकी 51 रैंक आई थी, तो आपने उसको हुँ। छोड़ दिया, बट आपने निकाला हुआ एग्ज़ाम, तो आपको पता होता है कि भई चीज़ें क्या है, क्या नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप? तो एसएससी जेईई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एसएससी जेईई का मेरा फर्स्ट एंड द ओनली अटेम्प्ट है जो मैंने दिया है इन 2016। ओके। तो एट दैट टाइम आई वाज़ डूइंग माय एमटेक इन आईआईटी रुड़की। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी उस वक़्त, जिस समय एसएससी जेईई का प्री हुआ। हुँ, हुँ। तो मुझे अभी भी याद है कि देहरादून में जब हम प्री एग्ज़ाम देने गए थे, तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेईई मैंने लास्ट के 10 डेज़ में ही की होगी। बाकी उसके पहले मैंने जो भी अपना फ़ोकस था वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, हुँ, उन हुँ, पे हुँ। अपना सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखा था। क्योंकि आपका एक डाइवर्सिफाइड एरिया और एक पूरा ही आपका जो स्ट्रीम है वो पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट कवर करता है। तो जो भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में आएँगे, वो एक सबसेट होगा इन्हीं क्वेश्चंस का, जो कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में आपको फेस करना होगा। हुँ, वेरी तो ऑनेस्ट। प्री में मेरा स्कोर आउट ऑफ 200 128 आया था। जी, जी। और उसकी एक रैंक लिस्ट भी पब्लिश हुई थी, तो मेरी 75 रैंक थी उसमें, ऑल प्रीटी इंडिया इन प्री एग्ज़ाम ओनली। ओके। तो उसके बाद अभी मेंस एग्ज़ाम का डेट आने से पहले ही मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और एसएससी जेईई का मेंस का प्रिपरेशन एक साथ ही करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मेरा दोनों का ही प्री निकला था, तो मैं हाँ, मेंस की हाँ, हाँ। तैयारी कंबाइंड ही कर रहा था। हुँ, हुँ। तो अभी मेंस में आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के मेंस के क्वेश्चन्स आप कर पा रहे हो,
तो आपके लिए एसएससी जेईई के क्वेश्चंस करना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो 3 घंटे में आपको जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देना होता है मेंस का, वो काफी लेंथी पड़ता है। तो इफ यू आर एबल टू कोप अप विद दैट स्पीड, तो आपको एसएससी जेईई का मेंस देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस का लेवल है एसएससी जेईई में, वो भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का प्रिपरेशन ही मेरा एसएससी जेईई का सक्सेस का कारण है। बाकी मेंस में अगर मैं बोलूँ तो एसएससी जेईई का मेंस जब मैं अपीयर हुआ, तो वहां पर मुझे पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर की मेरे लिए, मेरे केस में। हालांकि बच्चे बोलते हैं कि आप 300 का नंबर का पेपर है तो आप 300 अटेम्प्ट करो 2 घंटे में, बट नहीं, मैं भी मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने भी यही इसी माइंडसेट से गया था मैं, कि मैं 2 घंटे में 300 के 300 अटेम्प्ट कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं अब, कि मैंने सिर्फ 210 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया था मैं पेपर। तो ओके, अभी इसमें क्या होता है कि जब आप कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें आपका एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। इफ यू आर हाँ, एक्यूरेट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड। तो मेरे 210 मार्क्स में से 186 मैंने स्कोर किया था, जो कि एक डिसेंट स्कोर है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही मार्क्स कटे मेरे, जो कि मुझे लगता है। न्यूमेरिकल्स मेरे सारे ही आंसर मैच किए थे। तो मेरा जो कंबाइंड स्कोर आया, वो इतना आ गया था कि मेरी 51 रैंक, फाइनली मैं लैंड किया 51 रैंक पर, और मुझे हाँ, जेईई सीपीडब्ल्यूडी इन जयपुर अलॉट हुआ था फाइनली इन 2016। जी। हम जैसे कि अभी जो स्टूडेंट हैं जो अभी एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर अभी जो पेपर आने लगा है वो किसी बुक से नहीं आते हैं। मतलब बच्चे जैसे हम पढ़ाते हैं हुँ, उनको तो बोलते हैं कि सर किसी बुक से आ रहा है पेपर, कहाँ से आ रहा है। तो अब करेक्ट। क्या है ना कि बहुत सारे जो सेट है वो बनने लगे हैं एग्जाम के लिए, कि डिफरेंट टाइप हुँ। की शिफ्ट्स होती हैं। तो उनमें अब बच्चों को क्या मतलब ऐसी जानकारी दी जाए कि प्रीलिम्स में अच्छे से वो स्कोर कर सकें? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी कैंडिडेट हो, ये मैं अपने टाइम पर भी फ़ील करता था और आज भी यही फ़ील करके मैं बोलता हूँ, कि आप कभी भी यू शुड नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चन्स टू गेट रिपीटेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सोर्स। कि मतलब आप ये सोच के मत तैयारी करो कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ तो ये वाला क्वेश्चन आ जाए, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको इस तरह का प्रिपरेशन रखना है कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आप 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, बट उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, हुँ, हुँ। वो उसको क्लासिफाई मत करो कि टफ है कि ईज़ी है। वो इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन और आप अप्रोच कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप क्वेश्चंस को रिपीट होने का वेट करोगे, तो वो आपको आजकल इस सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं है, और वो हाँ, अच्छी बात भी है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए, तो हाँ। हर हर बच्चे से एक बेटर बच्चा मिलेगा आपको मार्केट में, हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ। और और दूसरी बात ये भी है कि अगर क्वेश्चंस रिपिटेटिव आ गए, तो आपकी जो स्किल, आप जो सिविल इंजीनियरिंग की जो स्किल आपको अंदर आनी चाहिए, वो आ हाँ, नहीं पाएगी, जिसकी वो वजह नहीं से है। आपको फाइनली आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्ज़ाम निकाल भी लोगे, तो जॉब में आके आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए एक बेसिक नेसेसिटी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग स्ट्रीम की यही होती है कि हुँ, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, तो हुँ, आपको डे टू डे न्यू प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आएँगी, वो हुँ, आप निकाल पाओगे। तो एक तरह से ये जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस ही है आपके फ्यूचर के लिए, तो इससे डरना नहीं है। हाँ, अपने को हाँ। इतना कैपेबल बनाना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना है कि हम कोई भी क्वेश्चन आए उसको कर पाएँ। वो प्रैक्टिस से आ मतलब जाता है। मेन चीज़ ये है कि अपने सिलेबस पे और जो कॉन्सेप्ट है उन पे ध्यान देना है। चाहे क्वेश्चंस आप कैसे सिलेबस भी पढ़ो। चॉक आउट कर लेना चाहिए, सिलेबस क्या है मेरा। अगर सिलेबस के बाहर कोई भी चीज़ है, कभी-कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें सिलेबस के अंदर होती हैं, पर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। हाँ, हम बहुत छोड़ सारी ऐसी देते चीज़ें हैं। होती हैं। तो हाँ, वो चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा सेलेक्टिव कर सकते हो। अब ये नहीं है कि मैं गेट के लिए पूरा बीएमसी पढ़ के आ रहा हूँ, या गेट के लिए मैं पूरा अपना पर्ट सीपीएम पढ़ के आ रहा हूँ। पर्ट सीपीएम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट हुँ, समझ में भी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। बट अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आपको एक प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को भी। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रॉपर सेलेक्टिविटी इन सब्जेक्ट्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, किसी हुँ, भी कॉम्पिटिशन के लिए। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक तैयारी बहुत ज़रूरी होती है अंत के कुछ दिनों में। हुँ। और सर जैसे कि अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, एसएससी जेईई वाला। तो बच्चे बोलते हैं सर कि ईएससी प्रीवियस ईयर करें, कोई बुक लगाएँ या जो बुक होती है, स्टडी बुक्स होती हैं, उनको क्वेश्चन्स करें। तो जैसे मैं बच्चों को हुँ। बोलता हूँ सर कि आप ईएससी प्रीवियस ईयर्स लगाएँगे तो वो मोर देन इनफ होगा। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के, क्योंकि मैंने खुद ये किया है इसलिए मैं ऐसा बोल पाऊँगा। मैं किसी की कही बातों पे
विश्वास ना करके मैं खुद जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं उस पे बोलूँगा। मैंने एसएससी जेईई का एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस का है, मेरे पास कोई बुक नहीं थी एसएससी के मेंस पेपर की, कोई बुक नहीं थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के मेंस के सारे क्वेश्चन जितने मेरे से पॉसिबल हुए कि जो मुझे लग रहा है कि हाँ, एसएससी में पूछे जा सकते हैं, हुँ, उन क्वेश्चंस को मैंने बार-बार प्रैक्टिस किया, क्योंकि हुँ, मैंने अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए थे, क्योंकि मैकेनिक्स का क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हुँ, सोम, स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। उसी तरह से पेपर 2 में सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एकदम टिप्स पे रहने चाहिए। अगर आप वो सब्जेक्ट्स टिप्स पे रखोगे, तो एसएससी आप आराम से वेरी ईज़िली आप कोप करोगे, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का मेंस की आपने प्रिपरेशन की है। तो मैं ये कहूँगा मतलब कि हुँ। हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का मेंस अगर आपका तैयार है तो सोचना ही नहीं है फिर तो आराम हाँ से। कि सर, अब क्या है ना कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ एसएससी जेईई को ही फ़ोकस करते हैं। उनका इंजीनियरिंग हुँ, सर्विसेज़ से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो चाहते हैं कि वो करना है। हुँ। तो बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए क्या गाइडेंस होगी? क्योंकि उनका थोड़ा फिर देखो क्या होता है कि हुँ, उनका जो बेसिक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वैसी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो ऐसा कोचिंग नहीं कर पाए हैं उस चीज़ का। तो फिर उनके लिए बिल्कुल। क्या अप्रोच रहती है फिर? तो ये जनरली जो सिचुएशन आ रही है, ये मैंने अपने कुछ डिप्लोमा वाले फ्रेंड्स हैं, जो जेईई के लिए अप्लाई करते हैं, बट उन वो ईएस की तैयारी नहीं करते। हुँ, हुँ, तो हुँ। इन लोग जो इस तरह के बच्चे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप तो प्योरली सेलेक्टिव पढ़ो। सेलेक्टिव मेरा मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के उन क्वेश्चन्स को मत अटेम्प्ट करो, जो कि आपके स्कोप के बाहर नज़र आ रहे हैं या एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में कभी पूछे ही नहीं गए। हुँ, वो हुँ, अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ऑब्ज़र्व करो और हुँ, मैच करो कि इस लेवल का क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में कहाँ-कहाँ, किस-किस ईयर में पूछा गया है। हुँ, तो आप हुँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की मेंस की किताब उठाकर हुँ, अगर आप एसएससी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो ये सिलेक्टिव स्टडी बहुत काम आएगी। जो बच्चे ईएस की कोचिंग नहीं कर रहे हैं और ईएस का स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट एसएससी के मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। ओके सर। सर, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका गेट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि गेट में हुँ, गुड रैंक कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट? और लास्ट में जब ये जैसे अब क्या है कि फैब में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चों के दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगता है अब कि यार ये छूट गया, वो रह गया, वो रह गया। तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं सर? सबसे मैं स्टार्ट करूँगा अगर गेट के प्रिपरेशन के लिए, तो गेट में एक गलती जो सबसे बड़ी होती है, वो ये होती है कि हम सबसे पहले तो सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश हम लास्ट तक जारी रखते हैं। ये सबसे हुँ, बड़ी गलती है। हमको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस बात के मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब आपका सिलेबस 1 बार, 2 बार रिवाइज़ हो गया है और आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, तो अब आपको अपने सब्जेक्ट्स में से सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हुँ, कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ़, तो गेट में आपका सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील और सॉइल मैकेनिक्स हुँ, और हाईवे ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये 7 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका स्टील अगर इसमें स्टील जो है उसके क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, हुँ, बट हाईवे हो गया, सॉइल, फ्लूइड, आरसीसी, सोम एंड स्ट्रक्चर ये तो आपका एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे पेपर का, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑल्सो, हाँ, हाँ। ठीक है? तो अगर इन सब्जेक्ट्स को हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हुँ, बार-बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि गेट में एक्यूरेसी मैटर करती है। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम ही होती है। वो हुँ, 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 25 उसमें से हार्डली हार्डली 10 या 11 सवाल होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं। और वो हुँ, थ्योरेटिकल सवाल ऐसे होते हैं कि अगर होने होते हैं तो सबसे हो जाते हैं, सब हो वरना वो जाता किसी से है। नहीं होते। किसी से नहीं इस होता। तरह के थ्योरेटिकल सवाल होते हैं वो, जी, ठीक जी। है? तो गेट एक न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच है, उसमें गेट के लिए क्योंकि एक ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट उसकी आंसर कीज़ होती हैं, वो हमेशा न्यूमेरिकल होती हैं, तो उसमें हमेशा आपको नंबर्स में ही काम करना है। वो हुँ, थ्योरेटिकल नॉलेज कम ही टेस्ट करता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि गेट में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है विद कवरेज। तो हुँ, आप अपने सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। लास्ट मोमेंट पे हर सब्जेक्ट के पीछे ना भागें और जो-जो सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा आता है लास्ट ईयर से देख-देख कर हम पता हुँ, लगा सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करें। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एक्सपोज़ कर रहे हैं, हम नए क्वेश्चंस को भी एक्सपोज़ कर रहे हैं और एक हुँ, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लास्ट में टेस्ट सीरीज़ दे-दे के क्योंकि आपकी एक बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आप 3 घंटे रोज़ पेपर दोगे, तो ये क्या होता है कि आप पेपर में जब बैठोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं टेस्ट सीरीज़ ही दे रहा हाँ, हूँ। बस तो वैसे ही ये हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो गेट गेट के लिए आपका मेंटल प्रेशर कंट्रोल करना सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है और हुँ, वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही जा पाएगा। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा
प्रॉपर सिलेबस कवरेज और टेस्ट सीरीज, ये 2 मेन चीजें हैं जो गेट में आपको सक्सेस दिलाएगा। सर आपने जैसे आंध्र प्रदेश वाला पेपर निकाल रखा है, ये ए वाला, तो जैसे स्टूडेंट काफी है कि वो इनको गेट को प्रीफर नहीं करते हैं और अपना ईएस को प्रीफर नहीं करते, वो चाहते हैं कि मैं एई वाले जो एग्जाम्स हैं, एई और जेई वाले, उनको करूं। स्टेट की बात होती है कि स्टेट के स्टेट में हम रहेंगे और वो आप ज्यादा मतलब कंफर्टेबल जॉब होती है, तो उसके लिए कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? अगर मैं स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि आप यूपीएससी का जो पेपर होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का और स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जी, जी। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आपको जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़े रिपिटेटिव नेचर के मिलेंगे। कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि सेम फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी हाँ, होगा। हाँ, बट हाँ। बट ये चीज़ आपको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें प्लानिंग से ज़्यादा कवरेज रखो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, क्योंकि ये सर्वे का भी इक्वल वेटेज दे देंगे जितना सॉइल मैकेनिक्स को देते हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि सर्वे कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या सॉइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उनके पास 14 सब्जेक्ट्स हैं, वो 14 को इक्वल वेटेज देके सबसे 10-10 सवाल दे के 150 क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि इसमें आपको अपना अटेम्प्ट बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सॉइल और कुछ 2-4 सब्जेक्ट पढ़ के चले गए तो आप बहुत कम अटेम्प्ट कर पाओगे और इसमें अटेम्प्ट कम करना ही सबसे बड़ा गलती होगा। तो इसीलिए मैं स्टेट एंट्रेंस के लिए ये बोलूँगा कि आप कुछ जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप बहुत सारा टाइम है कि आपको 3 घंटे में सिर्फ 100 सवाल करने हैं, ऐसा नहीं है। इसमें होता है 2 घंटे में 120। तो अगर 2 घंटे में कोई पीएससी आपसे 120 क्वेश्चन पूछ रही है, इसका ये मतलब है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर सोच रहे हो कि मैं लंबे-लंबे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। तो उसमें मैं ये बोलूँगा आप हमेशा उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जिसका आंसर आपको सडन बिल्कुल याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कभी भी न्यूमेरिकल जो आएगा वो एक छोटे-छोटे फॉर्मूले पे आएगा कि भाई कैंटिलीवर बीम पे एंड पे एक वर्टिकल लोड लगा दिया है तो PL³/3I। तो ये छोटे-छोटे फॉर्मूले जो होते हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक हैंडबुक आती है सिविल इंजीनियरिंग की, उसको आप कंटीन्यूअस रिवाइज़ करें अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अपीयर हो रहे हैं तो। उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ज़्यादा फॉर्मूला की रिकलेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। और दूसरी बात ये भी है कि एक स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जीएस आता है, उसी पर्टिकुलर स्टेट का। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप जिस भी स्टेट का अपीयर हो रहे हो, उस स्टेट का कोई ना कोई ऐसा पब्लिकेशन ज़रूर होता है जो एक बहुत ही कंसाइज़ वे में उस जीएस को प्रेज़ेंट करता है। तो आप लास्ट के कुछ दिनों में, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50 मार्क्स का है तो 50 में 50 स्कोर करना है, बट हाँ, ये है कि 50 में 25-26 स्कोर करने के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन जो भी ईज़िली अवेलेबल हो, बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है, उसको लेकर आप कुछ-कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें। तो उससे क्या होगा कि आपको उसका जीएस वाला पार्ट भी वो भी टफ नहीं लगेगा और टेक्निकल में आप बहुत ज़्यादा स्कोर करो, तो आपका सिलेक्शन स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ईज़िली हो जाएगा। जी, जी, जी। और सर ये पूछना था आपसे, अब जैसे कि स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं मुझसे भी, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, तो सर कि कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ रहा है और हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो सर आप पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं। एक बच्चा तो सेलेक्ट हो जाता है, एक रह जाता है ऐसे ही। तो मतलब डिफरेंस कहाँ रह जाता है आपका कि एक फेल हो रहा है बच्चा वही पढ़ के और एक पास हो जा रहा है वही पढ़ के? जो बच्चा फेल हो जा रहा है और जो बच्चा पढ़ के पास हो जा रहा है, इसमें मैं दिमाग को 100% वेटेज तो कभी नहीं दूँगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से निकल कर इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 1 लाए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। जी, जी। तो कभी तो इसका ये मतलब है कि दिमाग के ऊपर 100% वेटेज हम नहीं दे सकते कि वो बच्चा तेज है इसलिए उसकी ज़्यादा अच्छी रैंक आ गई, या वो बच्चा खराब है इसकी ज़्यादा अच्छी रैंक इसलिए नहीं आई। बल्कि इस एस्पेक्ट में मैं ये बोलूँगा कि आप अपने अपने को किसी से कंपेयर करना पहले कोशिश करें, कि अपने से किसी को कंपेयर ना करें। क्योंकि ये जो कंपैरिज़न होता है, यही आपको इनिशियली थोड़ा-थोड़ा वीक बनाना स्टार्ट करता है। आप जैसे किसी से कंपेयर करोगे, हाँ, तो हाँ, हाँ। वो भले ही इंसान कैसा भी पढ़ रहा हो, पर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, ये होता है। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो यू कैन नॉट बी योरसेल्फ। तो पहली चीज़ तो ये है, जो फिलॉसॉफिकल है बट सच है, कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। दूसरी बात ये है, आपके पास अपना सिलेबस है, आपको अपना एग्ज़ाम पता है, आपको अपनी बुक्स पता है, आपके पास एक सही गाइडेंस है। आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने की। और हाँ, ये बात सच है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और सीट्स कम हो रही हैं,
बट आप इसको इस तरह से लो ना कि जब पहले ज़माने में जब कॉम्पिटिशन बोलते थे कि उतने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं होते थे, उतने हाँ, इंजीनियर नहीं होते थे, उस समय कोचिंग भी तो नहीं होती थी या गाइडेंस भी तो नहीं होती थी। सोर्स नहीं था उस तो टाइम। बच्चे खुद ही पढ़ते थे और कम बच्चे होते थे तो उनका अलग लेवल का कंपटीशन था। अब आज क्या है, गाइडेंस ईज़िली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, तो इसलिए हम्म, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे हम्म, डरना नहीं है, आप अपने सच्चे दिल से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मैंने तो यही फेस किया है, मेरे मेरे भी लाइफ में बहुत सारे फेलियर आए हैं। ये अभी जो लास्ट डिकेड पूरा बीता है 2011 से लेके 20 तक, इसमें मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैं फेल हुआ हूँ, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, डीएमआरसी। इसमें हम्म, मैं इसमें मैं अच्छा परफ़ॉर्म करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हम्म, ये मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप 1 एग्ज़ाम में नहीं करोगे, 2 एग्ज़ाम में नहीं करोगे, 3 एग्ज़ाम में नहीं करोगे, बट एक ऐसा एग्ज़ाम आएगा जिसमें आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप खुद सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए यू वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग टिल द टाइम यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। बस ये एक सिंपल एडवाइस है और भगवान पे भरोसा रख के हाँ, मेहनत करते जाओ। हाँ। सर अब ये पूछना था जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का कि भाई कैसा एग्ज़ाम आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फ्रेशर हैं, जो अभी कॉलेज में पढ़ते हुँ। हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी? फ्रेशर्स के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि टेंशन नहीं है उनको। टेंशन हाँ, इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है और उनके पास पूरी एक एज पड़ी होती है कि हाँ, हाँ, आप अपीयर हो बिल्कुल, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अगर कोई फ्रेशर है, तो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज तो यही है कि वो उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, वही एक जागरूक अटेम्प्ट होगा। वो काफ़ी हुँ, ज़्यादा अवेयर हो सकता है चीज़ों के कि हाँ हुँ, भाई, ये इस कॉम्पिटिशन को इस तरह से अप्रोच करना है, इस कॉम्पिटिशन को इस तरह से अप्रोच करना है। तो इस प्लस पॉइंट को यूज़ करना चाहिए एक फ्रेशर बच्चे को। हुँ, उसको हमेशा अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि मैं एडवांटेज पे हूँ। लेकिन हुँ। आजकल मैंने जो नोटिस किया है, वो फ्रेशर बच्चा अपने आप को डिसएडवांटेज पे समझता है। हाँ, वो ये हाँ, सोचता है कि ये बाकी बच्चे जो हैं, ये तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि 2 साल से 3 साल से तैयारी करने वाला जो बच्चा है, वो कमज़ोर है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बट वो 2 साल से 3 साल से तैयारी करने वाले सारे बच्चे भी तेज़ नहीं होते हैं, हाँ, ये क्योंकि तो है। वो भी फेल हुए होंगे इसीलिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना। हाँ, 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 और अभी तो आप इंटरनेट खोलो और सर्च करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चले जाओ, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज से ही निकाल दे रहे हैं हाँ, कॉम्पिटिशन। हाँ, तो हुँ, इसका मतलब कि पॉसिबल तो है ये, तभी हुँ, लोग कर पा रहे हैं ऐसा, तभी बच्चे कर पा रहे हैं। तो एक हाँ, थर्ड ईयर के बाद बच्चों को सीरियस होना चाहिए और 2 साल अच्छे से पढ़ना चाहिए और कॉम्पिटिशन में अपीयर होना चाहिए विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। अब तो कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ इतने इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आपको गाइडेंस की कमी नहीं है। तो अगर हुँ, आप करना चाहोगे तो आप एज़ अ फ्रेशर भी इक्विवेलेंट परफ़ॉर्म कर सकते हो किसी ड्रॉपर के, जो जिसने ड्रॉप लेके तैयारी की है। तो हुँ, ये कोई अभी वैलिड रीज़न नहीं रह गया है कि हाँ, मैं फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। अब ये हुँ। रीज़न नहीं रह गया है। हाँ, यही है सर कि अब ये नहीं है कि दिल्ली आना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा आप बिल्कुल जहाँ भी भी नहीं बैठे है। हैं, वहीं से भी बैठ के बिल्कुल। प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। द वर्ल्ड सर इज़ ओपन टू यू। हाँ, सर अब ये बात पूछनी थी आपसे कि आपका जो आपने आपने पढ़ाई की, आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था? कि अच्छा, हाँ, जैसे मैं बीटेक में जब पढ़ता था, तो मेरा सोर्स ऑफ मटेरियल था वो स्टैंडर्ड बुक्स। हर सब्जेक्ट की एक-एक स्टैंडर्ड बुक मैं रखता था अपने पास, जिसकी वजह से क्या होता था कि कॉलेज में तो जो टीचर्स होते हैं वो तो सबको पता ही है कैसा पढ़ाई होती है। बट एक जो सेल्फ स्टडी का जो पार्ट था वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है बीटेक से। तो अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पे रिलाई करें और अगर टाइम है तो स्टैंडर्ड बुक्स पे रिलाई करें, अगर टाइम है तो। बट अगर आप कॉलेज में नहीं हैं, आपने ड्रॉप लिया हुआ है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिर आप टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा और मुझे डायरेक्टली पता होना चाहिए वो चीज़। अगर आप कॉलेज में हैं, जैसे कि फ्रेशर की बात की थी, हुँ, तो अगर कोई फ्रेशर है, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स पे ही फ़ोकस करना चाहिए उसको, क्योंकि अगर एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया उसने अच्छी तरह से, तो उसका हुँ। सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो टू द पॉइंट पढ़ के बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर सकता है। हाँ, ठीक? क्योंकि उनको और बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है चीज़ों की और वो बुक से आती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, आप नए क्वेश्चन्स जो आपने बोला था, तो नए क्वेश्चन्स को फेस करना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही आप करोगे। आप ये कि प्रीवियस ईयर पढ़ के चले गए, ये फ़ॉर्मूला रट के चले गए, उससे नहीं होता है हुँ, हुँ, हुँ। सवाल। क्योंकि अभी जो भी पेपर बनाने वाले हैं, उनको ही पता चल चुका है कि हाँ, इस कि ये फ़ॉर्मूले को जानने वाले लाखों लोग हैं, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। तो उन लाखों में सेपरेट कैसे करें? तो हाँ, उन लाखों में से जो सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी वो लोग जो पेपर बनाने वाला है, वो भी थोड़ा-सा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा ही ना डिफरेंस बनाने के लिए। तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक करो
हो जाएगा सब। मैंने भी सर बोला बच्चों से कि बच्चे बोलते हैं कि सर इस बुक में से आएगा। मैंने कहा वो आपको जेई बना रहे हैं, वो एक आपको पोस्ट दे रहे हैं, ये थोड़ा ना कि वो जो आपको बने बनाए क्वेश्चंस हैं बुक में से उठा के दे देंगे, आप टिक मार के आओगे वहां, ऐसे नहीं होता है। नहीं नहीं, हाँ सर बिल्कुल अब भी इस अप्रोच को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए कि हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि हाँ सवाल का तो यही क्वेश्चन आएगा। आप अपनी तैयारी सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो, बट क्वेश्चन को मत सेलेक्ट करो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ आप हाँ सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो। जी जी। हाँ सर अब ये जैसे कि लास्ट में क्या होता है ना कि हमारे 10 12 15 सब्जेक्ट हो जाते हैं लास्ट में, फिर बच्चों को बोलते हैं कि कौन सा पढ़े, हम इतनी भी सब्जेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और वो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम होता है जब आपने एक बार अपना पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट अपने पूरे अपने एक रीडिंग या मैक्सिमम दो रिवीजन के बाद आप जब थर्ड रिवीजन कर रहे हो हाँ तो हाँ। आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में कुछ बच्चे होते हैं वो कॉपी कॉपी भर देते हैं पूरी, सब हाँ लिख हाँ, डालते हैं उसमें, ये पूरी है बुक ना? बन गई है। पर वो पर मैं उसकी वो गलती इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। क्योंकि ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट नोट में सब कुछ आ जाए जो इम्पोर्टेंट है, हाँ और हमको लगता है सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो दिक्कत ये है कि नोट्स बनाना गलत नहीं है या आप हम्म, नोट्स गलत बना रहे हो। हम्म, आपको दिक्कत आ रही है ये आइडेंटिफ़ाई करने में कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक? हम्म, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो भी आप अप्रोच कर रहे हो, ईएस गेट जो भी, उस हम्म, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि वो एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हाँ जब आपको एक बार ये नॉलेज आएगी कि वो एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और मेरी प्रिपरेशन अब पूरी रिवीजन हो चुका है, हम्म, देन आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना वो आपके काम आएगा। लेकिन आप कुछ बच्चे होते हैं वो पहले ही रीडिंग कर रहे हैं और पहली रीडिंग में बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स। वो आपके काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें आप सब भर दोगे ना, सब कुछ भर दोगे। हम्म, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि शॉर्ट नोट्स हमेशा अच्छी जो काम आने वाली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसके, और न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बट हम्म, 2 बार एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक ट्रेंड पता होना चाहिए। उसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सभी बच्चों के लिए। सर अभी मेरे पास बच्चों के कुछ मैसेज आए थे कि जो गौरव सर हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना, तो मैं उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हुँ। बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर जो लाइफ है बाग के अंदर वो कैसी है? बीआरसी के अंदर की लाइफ़ के बारे में अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ, तो एक एक वर्ड में बोलूँगा, पीसफुल। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, शायद क्योंकि इन 10 सालों में जो भी मैंने कॉलेज में या अपने एमटेक में या मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में जो भी मैंने समय बिताया, वो समय थोड़े टफ टाइम्स रहे मेरे लिए। क्योंकि हम्म, उसमें मैंने फिज़िकल पेन भी लिया और एक मेंटल पेन तो स्टूडेंट लेता ही है। हाँ तो आप आफ्टर टेकिंग ऑल ऑफ दीज़ पेन्स, जब आप एक बार बीआरसी में एंटर कर जाते हो, तो ट्रेनिंग थोड़ी-सी टफ होती है इसकी। 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी रिगरस होती है। बट हम्म, एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप जब प्लेस हो जाते हो, तो आपके सभी एफर्ट्स जो आपने किए हैं पिछले कई सालों में ना, वो आपको लगेगा कि हाँ, इट इज़ वर्थ इट, कि आपने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है। ये आपको इसलिए फ़ील होगा क्योंकि आप एक गैज़ेटेड ऑफ़िसर की तरह हम्म, पोस्टेड किए जाते हो। आपके एक जो आई कार्ड मिलता है, उसपे भारत सरकार का जो एम्ब्लम लगा होता है और आपके नाम के नीचे जो लिखा रहता है श्री लगा के या श्रीमती लगा के या फिर मिस लगा के, जो भी लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, उसके नीचे जो आपका डेज़िग्नेशन लिखा रहता है कि आप एक साइंटिफिक ऑफ़िसर हो, हाँ तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल फ़ील होता है कि भारत सरकार आपको नियुक्त कर रही है अपना पैसा इन्वेस्ट करके नेशन बिल्डिंग, कि अब भारत में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, तो भारत सरकार के आप एक उन इंजीनियरों में से एक इंजीनियर हो, जिनको भारत सरकार पैसा दे रही है कि लो भई हमारा पैसा ये, जो हमने हम्म, टैक्स लेकर जनता से कलेक्ट किया है, वो पैसा तुम लो और हाँ इसको इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाओ। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आपको बीआरसी में हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगी, और एक हम्म, अथॉरिटी फील होती है कि हाँ भाई, ये काम जो आप करवा रहे हो तो आपके नीचे जूनियर इंजीनियर्स हैं, आपके नीचे टेक्नीशियंस हैं, आपके नीचे साइंटिफिक असिस्टेंट्स हैं और हम्म, कॉन्ट्रैक्टर आपके नीचे है। तो एक जो अथॉरिटी वाला एक जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो मैंने देखा है। ख़ैर ये तो सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी जॉब में होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में। बट हम्म, बीआरसी में आई बहुत थिंक पीसफुल लाइफ वर्क है। प्रेशर बहुत ही पीसफुल लाइफ़ है। आपको प्रॉपर रहने को एक सरकार घर देती है। सरकार आपकी पूरी सिक्योरिटी का बिल्कुल ख़्याल रखती है। आपको हम्म, खेलने-कूदने की सभी सुविधाएँ मिलती हैं। उसके बाद आप 24 घंटा आप
के ऊपर मतलब आपकी टाउनशिप जिसमें आप रहते हो वो CISF के द्वारा गार्डेड रहती है। तो एक आपके माता-पिता को और एक आपको खुद जो हाँ, ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, जो भी हमने पढ़ाई की वो सफल है। हाँ। इस फ़ीलिंग के लिए तो मैं मानूँगा कि BRC मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हाँ, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बीआरसी से रिलेटेड ही है कि अभी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं जेईई की हुँ, अब आर्क हुँ। में, तो उसके लिए क्या अप्रोच करना चाहिए बच्चों को? हाँ, तो BRC के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप BRC की कोई भी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो एंटायरली डिफरेंट है किसी भी और एग्ज़ाम से, किसी भी और एग्ज़ाम से, ठीक है? क्योंकि इसके इंटरव्यू में ये लोग कभी भी आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीड दोनों हाँ, माँगते हैं, हुँ, एक। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू किसी एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है BRC का, तो वो प्योरली टेक्निकल होगा। उसमें कभी भी आपसे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं करेंगे वो, कि हुँ, हाँ, आर यू कॉन्फिडेंट और नॉट, और आप ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप शिवर क्यों कर रहे हैं, आपको पानी तो नहीं पीना है। उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हुँ, आप कैसा बिहेव कर रहे हो। उनको बस आपके ब्रेन से मतलब है, क्योंकि ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन है, यहाँ पर ब्रेन का ही इस्तेमाल करना है। हुँ, तो हुँ, BRC में जो भी अगर तैयारी करना चाहता है, वो हुँ, अगर ये सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मैं हिंदी में प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाता हूँ या मेरे को इंग्लिश में प्रॉपर नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा? मैं आपको ये एश्योरिटी बिल्कुल श्योर एश्योर करता हूँ इस चीज़ को कि आपको ज़रा-सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फ़ारसी में ही बोलोगे ना, तो फ़ारसी में ही बैठा होगा कोई बंदा आपसे बात करने के लिए। वो आपको लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आएगी। हुँ, वो आपको हमेशा आपके ब्रेन को ही टेस्ट करेंगे। तो हुँ, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और आपसे खुद पूछते हैं वो कि आप किस चीज़ में आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो आप हुँ, जो भी सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, तो आपको एन्श्योर करना है कि आप उन सब्जेक्ट्स को सच में आपने काफ़ी स्टडी किया है डेप्थ में और आप स्ट्रॉन्ग हो रियली उसमें। तो हुँ, आपको बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मिथ्स बाहर आपको मिल जाएँगे सुनने को कि हुँ, BRC में इंटरव्यू हाँ, में आप जाओगे तो हुँ, बेइज़्ज़ती होगी, तो 6 लोग बैठे रहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर आप सवाल नहीं दे पाओगे तब भी सवाल पूछते रहते हैं। ऐसे-ऐसे बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो मैं मेरे जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो मेरे साथ भी था। हुँ, क्योंकि हुँ, BRC की गाइडेंस थोड़ी कम अवेलेबल है, वो लोग क्वेश्चन पेपर अपने रिलीज़ नहीं करते, इंटरव्यू का कोई बाहर आके बताता नहीं है, तो इसलिए हुँ, उसकी गाइडेंस थोड़ी कम अवेलेबल है, सिविल में खासकर। तो मैं हुँ, ये कहूँगा कि जो भी सिविल वाले बच्चे हैं, जो BRC को टारगेट कर रहे हैं, उनको हुँ, अपना टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हुँ, बाकी फ्यूचर में जैसे-जैसे मिलता रहूँगा, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, बट काफ़ी कम टाइम है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें रिवील करना मेरे लिए भी टफ होगा। हाँ, बाकी हाँ, मैं विस्तार से बात करूँगा ठीक BRC के बारे में, जब है। और एग्ज़ाम आएगा सर तो। लास्ट में बस ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे कि आपका थोड़ा टीचिंग में भी रुझान है, कि पहले से भी रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ जो बच्चे हैं उनको गाइड करने करेंगे? डेफ़िनेटली मैं गाइड करूँगा, ये मेरा एक इंटरेस्ट भी है और मैं ये कहूँगा कि पढ़ाने से जो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है मुझे कि भई जो तुमने नॉलेज ली, और एक जो बच्चों का दर्द, जो हुँ, स्टूडेंट का एक जो पेन होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो खासकर जो मैंने पढ़ी है, तो मुझे हाँ, एक ये सेंस तो है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बच्चा किस जगह पे फँसता है। तो वो जो पेन है, अगर मैं दूर कर पाऊँ बच्चों का, तो मुझे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है उस चीज़ से। तो हाँ, अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे थ्रू वो अपना कोई जो उसको दुःख है, जो दर्द है सिविल इंजीनियरिंग में अगर दूर कर सकता है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानूँगा। हाँ सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बच्चे आपसे बहुत इंस्पायर होंगे इस चीज़ को लेके क्योंकि क्या है कि आजकल नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे हैं, कुछ फ्रॉड हो गया है, कोई आपके लीक हो गए हैं। तो बच्चे मतलब क्या है कि सिविल इंजीनियर के ऊपर प्रेशर आ गया है, कि भई अपना फैमिली भी देखती है, फैमिली बोलती है कि भई अब आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो आप शादी कर लीजिए, अपना कोई प्राइवेट देख लीजिए। तो उस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं बच्चे और जो सेलेक्ट हुँ, होते हैं बंदे यदि उनसे गाइडेंस लेंगे, तो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये इधर-उधर नहीं भागेंगे। बिल्कुल। क्या है कि आजकल बहुत चीज़ें हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर करें क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो सर आप उसके लिए हमें माइंड गाइड को कीजिए। शांत रखना है, मेडिटेट करना है, शांति से एक सोर्स पकड़ के, जैसे रेल की पटरी होती है ना, सीधी-सीधी चलनी है। हाँ, चाहे हाँ। अगल-बगल पहाड़ आए, चाहे अगले-बगल नदी आए, खेत आए, वो पटरी सीधी चलती रहती है ना। हाँ। तो वैसा ही अपने माइंड को बिल्कुल वैसा ही ट्रेन करना है कि हमको सीधे चलते आना है, चलते आना है। अपने आप सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि मैं भी इसी रास्ते पे गया हूँ, ये सब जो भी थॉट्स आप बात कर रहे हो, सब मेरे को आया हुआ है थॉट्स, तो
और मेरे साथ जो भी पढ़ते थे, जो भी पढ़ते हैं मेरे साथ, सबके बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। वो कॉम्पिटिशन कभी-कभी जलन में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा अच्छे से दूसरे से अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना है। कॉम्पिटिशन करना है, हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है, पर जलना नहीं है, क्योंकि जलने से नुकसान हमारा होता है, सामने वाले का नहीं। हम अपनी पढ़ाई छोड़ के सामने वाले को पिछाड़ने में लग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपने ऊपर फोकस करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग दे पाते हैं और आपने अपना जो महत्वपूर्ण टाइम है, प्रिसाइज टाइम है, उसमें से कुछ टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे भी बच्चों से आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और क्लासेस भी आपकी लेंगे। कुछ क्लासेस आपकी चलेंगी, जो आप हमें जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी गाइड करेंगे। तो अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सभी स्टूडेंट से जो भी आपके कमेंट हैं गौरव सर से, गौरव मौर्य नाम है इनका, और कोई भी डाउट हो आपको कि किसी भी रिलेटेड से लेके, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बता देंगे। फिलोसॉफिकल डाउट, टेक्निकल डाउट, कोई भी डाउट। हाँ, ठीक है बिल्कुल, सर। आई एम ओपन टू ऑल डाउट्स। आप कोई भी बच्चा जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, बिल्कुल बेहिचक आए और अपने डाउट्स रखे मेरे सामने। मैं जितनी काबिलियत होगी अपने काबिलियत से उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। चलो सर, मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बिल्कुल। बाय-बाय। और ऐसे ही मिलते रहेंगे और सभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे बोलेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही हम आपके लिए और भी इंटरव्यूज लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय। ओके, थैंक यू।